नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। नागरिक संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी और कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक एफिडेविट दाखिल करे और इस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। सीएए के खिलाफ 337 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। तो आपको बता दें कि सीएए पर एफिडेविट दाखिल करेगी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी सरकार और कानून के खिलाफ 237 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसको लेकर आज केंद्र सरकार सीएए पर एफिडेविट दाखिल करेगी। दरअसल जैसे सीएए लागू करने की बात कही गई, देश में राजनीति शुरू हो गई। तमाम याचिकाएं, लगभग 237 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं, याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीएए पर एफिडेविट सरकार की तरफ से दाखिल की जाए और बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल देश भर में सीएए लागू किया गया है और लागू करने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कई बार सामने आई, लेकिन 237 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं सीएए के खिलाफ, यानी कि सीएए ना लागू करने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि 237 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी। तो आपको बता दें कि सीएए पर एफिडेविट दाखिल करेगी सरकार और बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो आपको बता दें कि सीएए पर आज सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी। जब से सीएए लागू करने की बात कही गई और उसके बाद से देश भर में एक उफान सा आया और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और ये इस मामले को लेकर, यानी कि सीएए को लेकर 237 याचिकाएं सरकार केंद्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसको लेकर इस पूरे मामले पर बेंच सुनवाई करेगी और सरकार, यानी कि केंद्र सरकार के तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। तो सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सीएए जैसे ही लागू करने की बात की गई थी, उसके बाद से देश में अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन 237 याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल की गई है और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर एफिडेविट दाखिल करेगी। क्या कुछ जानकारी सुमित? देखिए, सीए 2019 में जो है पास हुआ था, उसके बाद राष्ट्रपति से साइन हुआ था इस पे, उसके बाद एक कानून बना था 2019 में। 2019 में जैसे ये कानून बना, उसके बाद विरोध प्रदर्शन चालू हो गया, यहाँ तक कि हम साइन वालों देखे काफी लंबे टाइम तक प्रदर्शन होता रहा जी। और हाँ जी, उसके बाद अभी जब इसको लेकर के याचिकाएं जब दाखिल की गई तो इसमें से 20 से ज्यादा याचिकाएं, टोटल 237 याचिकाएं दायर की गई है सीए के खिलाफ, जिसमें कि 20 से ज्यादा याचिकाएं ऐसी है जो कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें बाकी जो याचिकाएं हैं उसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि सरकार इसमें जवाब दे कि क्यों लाया जा रहा है,
क्या इसका रीजन है। और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे बाकी लोगों को लाया जा रहा है तो उसमें मुस्लिमों को अलग क्यों रखा गया है। इस मामले की सुनवाई पूरे सीबीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ इनकी बेंच करेगी। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। पूरे मामलों को लेकर के आज केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी, जिसमें वो बताएगी कि उसका मकसद क्या है और क्यों इस कानून को लाया गया, किस तरह से इसको आगे इसका संयोजन किया जाएगा। इसके बाद हम जब देखें कि 11 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की गई, जब नोटिफिकेशन जारी की गई कि सीएए लागू होगा, तो उसके बाद भी असम पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें कि असम आता है उसमें विरोध प्रदर्शन चालू हो गए और उसके बाद और याचिका दाखिल की गई थी जिसको लेकर के सरकार से जवाब मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जिसको लेकर सरकार आज एफिडेविट दाखिल करेगी। लेकिन सुमित, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कानून बन गया है, लागू भी हो गया है, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से इसको रोक लगाई जा सकती है या फिर नहीं? देखिए, इतना आसान कुछ भी नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद सीजेआई की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। तो इस मामले में अभी सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी, सरकार का पक्ष देखा जाएगा कि सरकार क्या कुछ कहना चाहती है, एफिडेविट के माध्यम से सरकार बताएगी। उसके बाद जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसमें कि 20 से ज्यादा 20 जो याचिकाएं हैं वो कानून पर रोक लगाने को लेकर के है, तो उन याचिकाओं में देखा जाएगा कि उसका आधार क्या है। उसके बाद सरकार के जवाब को भी देखा जाएगा कि सरकार किस तरह के जवाब देती है और दोनों को जब देखेगी सुप्रीम कोर्ट, जब सीजेआई की बेंच जब दोनों को देखेगी उसके बाद कोई निर्णय ले पाएगी। फिलहाल अभी ऐसा कुछ कहना संभव नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सुमित, और एक तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सीएए नागरिकता छीनने का एक कानून है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नागरिकता छीनने का नहीं है। लेकिन इस पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि सीएए एक्चुअल में है क्या जो भ्रामक प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि ये सीएए जो अल्पसंख्यक है यानी कि मुस्लिम है उनकी नागरिकता छीन सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो इस तरह के जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि सीएए के तहत जो नागरिकता छीनने का जो कानून है, ये बिल्कुल गलत अफवाह है और इस तरह के अफवाह से लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि जो सीएए कानून है इसमें नागरिकता छीनने का कहीं से भी कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इसमें है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि जिसमें कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, ये जो लोग हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, वहाँ के जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें नागरिकता छीनने वाली किसी भी तरह की बात नहीं है और इस तरह के जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं उस अफवाह से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कलार समाज मित्र मंडल भेल के द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में LN इंफ्रा के CMD डॉक्टर LN मालविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और होली मिलन समारोह में सभी लोगों पर फूल की वर्षा की गई और इसी के साथ फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन के माध्यम से पूरे समाज में एकता का संदेश दिया गया और इसी के साथ इस मौके पर डॉक्टर LN मालविया ने भगवान सहस्त्र बाहु पर फिल्म निर्माण की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि अगली होली तक भगवान सहस्त्र बाहु पर फिल्म का निर्माण कर उसे सभी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। और यहाँ बैठे हुए समाज के प्रतिष्ठित बुजुर्ग, सीनियर माताएं, बहनें, मेरे साथी, सभी को होली मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलचुरी मित्र मंडल ने आज जो ये होली मिलन का समारोह यहाँ पे रखा, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि समाज में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल वरिष्ठ समाज ने होली मिलन कार्यक्रम रखा था, आज यहाँ पर है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में, पूरे भोपाल में, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये होते रहते हैं। समाज जागरूक होते जा रहा है। जैसा कि अभी राय साहब ने बताया, बहुत सारी संस्थाएं बन रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी संस्थाएं बन रही, बनना भी चाहिए, पर इनकी कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग बॉडी भी बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जितनी संस्थाएं हैं उनमें से अगर इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मिलके एक केंद्रीय लेवल की संस्था बनाए और उसमें उसका कोई हेड डिसाइड करे कि भाई ये मुख्य रहेगा, मुख्य, तो घर का जो मुखिया होता है उसका डिसीजन सबको मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उस तरीके से क्या होगा कि ये संस्थाएं सारी कंट्रोल हो सकती है
कौन सा कार्यक्रम कौन संस्था करेगी, कहाँ क्या करेगी, ये चीजें हम डिसाइड कर सकते आसानी से। और संस्थाओं पे सभी का एक मिलन और एकजुटता भी दिखेगी, क्योंकि जो हमारी केंद्रीय संस्था बनेगी उसमें सभी के मेंबर्स रहेंगे, सभी संस्थाओं के, और अपने अपने विषय अपने अपने विचार वो रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर ठीक लगे तो इस दिशा में कार्य करना चाहिए, ताकि सभी संस्थाएं किसी एक मंच के नीचे हो और कोई भी अलग अलग नहीं बने। शंकर लाल जी ने, हमारे परम आदरणीय ने बताया हमें कि एक कुएं में सारे प्रत्याशियों को गड्ढे में खड़ा कर दिया और ऊपर चढ़ने की बात आई। तो हम लोग भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं, और मैं माफी चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं कि मैं यहां कहना चाहता हूं कि भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज और सब एक से बढ़कर एक है। तो जिसमें ताकत होगी उस कुएं से बाहर निकल के आएगा, ऊपर चढ़ेगा, वही प्रत्याशी बनेगा। वो टांग खींचना नहीं था, वो टांग खींच के अपनी ताकत दिखाना था कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर। तो हमारे यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, कोई किसी को हल्का नहीं मानता है। तो इसको मजाक के लहजे में भी ले सकते हैं, सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, वंदन, अभिनंदन। एक बात और कहना चाहूंगा कि कल मुझे अपने सिवरे जी ने बताया कि वो एक भगवान सहस्त्रबाहु पर पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो इसमें मैं मुख्य सहयोग देना चाहता हूं पिक्चर के निर्माण के लिए। आज मैं इस मंच से मंजूरी दे रहा हूं कि उस पिक्चर का निर्माण होगा। और गुरेले जी और भाई साहब सामने बैठे, मैं नाम भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं, रामचंद्र सिवरे जी, रामशंकर सिवरे जी, तो हम लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। इसमें अगर समाज से कोई सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है, और किसी को एक्टिंग के भी कुछ गुण आते हो तो वो भी इसमें आके भाग ले सकता है। और इस पिक्चर को मैं अगले होली मिलन समारोह के पहले हम इसको पूरे प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। जय सहस्त्रबाहु, जय कला समाज। और बुलंदशहर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा में जनसभा को संबोधित किया। गौतम बुद्ध नगर सीट से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए आकाश आनंद ने वोट भी मांगे। साथ ही आकाश आनंद ने बुलंदशहर सीट के बसपा प्रत्याशी गिरीश जाटव के लिए भी वोट की अपील की। और अपने जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रोजगार के लिए झूठा आश्वासन देती है। झांसी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत झांसी की नवाबाद थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से लगभग 1 करोड़ की नकदी और जेवरात बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है। इसी चेकिंग के क्रम में आज थानाध्यक्ष नवाबाद तथा एफएसटी टीम अशोक तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। समय लगभग 7:30 बजे, और लगातार जो भी लोग उधर से गुजर रहे थे उनके बैग आदि चेक किए जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ से शांति करार, जो करोल बाग दिल्ली के रहने वाले हैं, वो गुजरे। उनके बैग को जब चेक किया गया तो उसमें कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है, जो सीज किया गया है। कैश 70,56,400 रुपये है और ज्वेलरी 436.51 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपये है। तो दोनों मिला करके लगभग 1 करोड़ का सीजर हुआ है। अग्रिम वैधानिक
और वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र लिबर्टी शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। शॉर्ट सर्किट से लिबर्टी शोरूम में यह भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्राली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सीएससी की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। 2 युवक उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ट्राली ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में 2 युवकों के मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्राली चालक की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या कुछ मामला है? ये सड़क हादसा होता है, 2 युवक गंभीर रूप से एक युवक गंभीर रूप से घायल है, 2 की मौत हो गई। क्या अभी तक रैली चालक की कोई पता लग पाया है? कौन था, क्या था? सिराज। बिल्कुल आर्य, आपको बता दें कि मामला कल देर शाम का है, जब एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक जो है घर से निकले थे हरचंदपुर के लिए। क्योंकि यह पूरा मामला जो है हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महाराजगंज रोड स्थित बख्तावर के पुरवा के पास की घटना है, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्राली पहले से ऑलरेडी रोड पर खड़ा होता है और ये 3 लोग जो है बाइक से सवार होकर के हरचंदपुर के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में जो ट्रैक्टर ट्राली खड़ा होता है, ये लोग अनियंत्रित होकर के उस ट्रैक्टर ट्राली में जा गिरते हैं, जहां मौके पर 2 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएससी पहुंचाया जाता है, जहां युवक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की तैयारियों में जुट गई है। आर्या जी बिल्कुल सिराज, लेकिन जिस युवक की हालत गंभीर है उसकी अभी स्थिति क्या है? क्या स्थिति स्थिर है या फिर स्थिति गंभीर है? क्या जानकारी मिल पा रही है सिराज? जो तीसरा युवक था जो घायल हुआ है, काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है, तब उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि उस युवक को हेड इंजरी हुई है और युवक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। आर्या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिराज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबर देवरिया से है। देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के पकड़ी नरिहा गांव में आग लग गई है और आग लगने की वजह से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत भी हो गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आग में एक 4 साल का मासूम जल गया है और जिसकी मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ियों में आग लगी थी और कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और इस आग में, इस हादसे में एक 4 साल का मासूम भी उसकी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो देवरिया से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कई झोपड़ियों में भीषण आग लग जाती है और आग में एक 4 साल का मासूम जल जाता है, जिसकी मौत हो गई है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको बता दें कि देवरिया में
भीषण आग लग गई है। कई झोपड़ियों में आग लगी है, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई है। बदायूं में 2 अप्रैल से लापता युवक शिवांशु गौतम की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शिवांशु गौतम की हत्या बरेली के सुभाष नगर इलाके में हुई है। हालांकि अभी शव बरामद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवांश का कादर चौक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर की है। कॉल डिटेल के आधार पर रविवार को पुलिस ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया है और उसके साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बदायूं सिविल लाइंस के रहने वाले हैं। जैसा कि वहाँ पे ये 2 तारीख से इनकी मिसिंग हुई थी और 5 तारीख को संबंधित थाना सिविल लाइंस में इनकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज की गई थी। उसके बाद जो पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है सर्विलांस के माध्यम से उन चीज़ों से क्लू जब जो है देखा गया, तो उसमें एक तनु नाम की लड़की जो कि तथाकथित रूप से इस मृतक के से लगातार वो बातचीत करती, इसके संपर्क में थी। जब उसको जो है पुलिस ने कस्टडी में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की, तो जैसा कि ये घटना खुलासा हुआ और वहाँ के आज बदायूं के जो सिविल लाइंस थाने के इंचार्ज हैं, वो उस लड़की के निशानदेही पे, जैसा कि आपके सामने है, आज डेड बॉडी जो है शिवांशु की वो बरामद हुई है। और थाना सिकंदरपुर बैश के ग्राम बहरोजपुर में जमीनी विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज किया जा रहा है और घायल व्यक्ति के भाई ने गांव के ही 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। गांव के ही राजपाल और रिंकू ने उन्हें तमंचे से गोली मार दी। घटना की सूचना के तत्काल बाद जो है थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर गए थे और अभी प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये पता चला कि जिस व्यक्ति जगतपाल को गोली लगी है, उनका राजपाल के घर के सामने एक छोटी सी जमीन है। उस जमीन पे वो मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले भी शायद ये एफर्ट कर चुके हैं, उसको रोका गया था। कल शायद फिर से उन्होंने प्रयास किया था। इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। आज सुबह इनका आरोप है कि इन व्यक्तियों ने गोली मार दी। जो उनकी इंजरी है वो बाएं तरफ कमर में है और बिल्कुल सटा के, ऐसा लगता है बिल्कुल असलहे को सटा के मारा गया है। तो इंजरी तो बिल्कुल सुपरफिशियल है, एक तरफ से लगी है, स्किन डीप होकर के बाहर हो गई है। इसके संबंध में जो आरोपी हैं और आरोपी भी अपने घर पे मिल गए थे, आरोपी और जो मजबूर है, इन सबका फील्ड यूनिट द्वारा हैंड स्वैब लिया गया है। और धार जिले के धर्मपुरी के ग्राम निमोला पुरवनवास में बिजली पोल पर कार्य कर रहे एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है और मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी ना तो घटनास्थल पर पहुंचा, ना ही अस्पताल पहुंचा है और साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के फोन भी बंद रहे थे और परिजनों ने जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नहीं आ रहा है तो डी साहब यहाँ आए, हमको राइटिंग में जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दे, या फिर अगर आप हमारे साथ में हैं तो जोन जेई को अभी निलंबित करें और आदेश की कॉपी हमको सेंड करें, ताकि हमको आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि आप हमारे साथ में। मुख्य मांगों में क्या आपकी? मुख्य मांग हमारी यही है कि जो भी विभागीय जो भी आश्वासन दिया है इन लोगों ने वही होगा, इससे अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए और केवल अधिकारी की कार्रवाई हो। मुख्य आश्वासन में क्या मिला आपको? कंपेशन का बता रहे हैं विभाग से 4 लाख 4.5 लाख रुपए और 3-3.5 लाख रुपए बीमे के बता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए TV 27 न्यूज़।